Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time जो अपना सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपन ने स्टडी किया था. ठीक है. हाँ स्टूडेंट्स, इसमें जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. और इन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल्स के जो प्रिंसिपल है, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ठीक है. हेनरी फ्योल के क्या है, 14 प्रिंसिपल्स को इसमें क्या किया है बताया. देखो हेनरी फ्योल जो थे, हेनरी फ्योल जो थे ए फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ ए फ्रांस. हेनरी फ्योल एक फ्रांस के सब एक फेमस क्या थे, भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे. इंडस्ट्रियलिस्ट, ए फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ फ्रांस. फ्रांस के एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे, भी हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल का जो टाइम पीरियड था वो था 1841 से 1925 तक. ठीक है. 1841 से 1925, 1841 को उनका बर्थ हुआ और उनकी डेथ जो हुई वो 1925. हेनरी फ्योल जो थे उनको द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल को क्या कहते हैं भी, द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहते हैं. हेनरी फ्योल को द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहते हैं. हेनरी फ्योल जो थे, हेनरी फ्योल ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. हेनरी फ्योल ने एक बुक लिखी और उस बुक का नेम क्या था, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. ठीक है. तो ये तो क्या था, हेनरी फ्योल का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था. ये हेनरी फ्योल है, उन्होंने एक फेमस क्या थे, इंडस्ट्रीज थे इन फ्रांस. फ्रांस में उनका जो टाइम पीरियड है वो 1841 टू 1925 था. और उनको क्या बोलते थे, वी द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहते हैं. एंड उनकी जो बुक है उनका नेम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. तो ये जो बेसिक अपने इंट्रोडक्शन हो गया हेनरी फ्योल का. अब अपन क्या करते हैं, जो अपने 14 प्रिंसिपल्स हैं उनको अपन स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं. भी देखो, जो अपने 14 प्रिंसिपल्स हैं उन 14 प्रिंसिपल में जो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क. हेनरी फ्योल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क. मतलब वर्क को क्या करना, डिवाइड करना. क्योंकि हेनरी फ्योल थे, हेनरी फ्योल ने जो ये प्रिंसिपल बनाया डिवीजन ऑफ वर्क, उसमें हेनरी फ्योल ने बोला कि भी कोई भी पर्टिकुलर वर्क है, उस वर्क को एक सिंगल पर्सन को प्रोवाइड न करवा के उस वर्क को क्या करना चाहिए, भी मोर देन वन पर्सन में क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए. ओनली सिंगल पर्सन को वर्क न देकर, कोई भी पर्टिकुलर वर्क है उस वर्क को एक सिंगल पर्सन को प्रोवाइड न करके मोर देन वन पर्सन में क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए. अगर उसको मोर देन वन पर्सन में डिवाइड करेंगे तो वो वर्क क्या होगा, अभी मिनिमम टाइम में एंड मिनिमम टाइम में कंप्लीट होगा और उस वर्क में किसी टाइप की कोई मिस्टेक भी नहीं होगी. और अगर ओनली सिंगल पर्सन को आप टोटल वर्क प्रोवाइड करवा रहे हो, हेनरी फ्योल ने बोला है कि आप टोटल वर्क ओनली सिंगल पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस कंडीशन में उस वर्क में क्या होगा, अभी टाइम भी लगेगा और उसमें किसी किसी टाइप की क्या हो सकती है, कोई मिस्टेक भी हो सकती है. तो हेनरी फ्योल ने बोला कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होते हैं उन वर्क को एक इंडिविजुअल पर्सन को न देकर मोर देन वन पर्सन में क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए.
उससे क्या होगा, वर्किंग भी इजी होगी और विद इन टाइम होगी एंड उसमें किसी टाइप की कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। तो हेनरी फ्योल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है तो वो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। इट मींस एक इजी मीनिंग बोले तो कोई भी पर्टिकुलर वर्क है उसको क्या करना भाई, डिवाइड कर देना मोर देन वन पर्सन में, एक से ज्यादा लोगों में क्या करना, डिवाइड करना, वही क्या होता है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो हेनरी फ्योल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ वो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। अब जो अपना जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मीन्स क्या है भाई, हेनरी फ्योल ने जो सेकंड प्रिंसिपल बताया उसमें हेनरी फ्योल ने बोला कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो मैनेजर है या वर्कर्स है या सो एम्प्लॉइज है, ठीक है, उन एम्प्लॉइज या मैनेजर्स को या वर्कर्स जो भी हैं उनको अगर आप कोई वर्क से रिलेटेड कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो, किसी भी वर्क से रिलेटेड अगर आप उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना चाहिए, उनको अथॉरिटीज भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। हेनरी फ्योल ने बोला है कि अगर आप कोई पर्सन को वर्किंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्टिकुलर वर्क है उस वर्क से रिलेटेड अगर आप उनको क्या कर रहे हो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उन मैनेजर्स को या एम्प्लॉइज को क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही क्या करनी चाहिए, अथॉरिटीज पावर जो है वो क्या करनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही क्या करनी चाहिए, उनको अथॉरिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अथॉरिटीज प्रोवाइड करवाओगे, पावर दोगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे जो क्या हो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो ये बोल रहे हैं कि भी हेनरी फ्योल ने जो सेकंड प्रिंसिपल बनाया उसमें हेनरी फ्योल ने बोला कि कोई भी पर्सन जो है उस पर्सन को आपको क्या करना चाहिए, या कोई भी मैनेजर या एम्प्लॉय जो है उनको अगर आप वर्क से रिलेटेड क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, उनको अथॉरिटीज देनी चाहिए ताकि वो क्या करे, एक प्रॉपर टाइम में एक प्रॉपर डिसीजन ले सके जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगर आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग अगर आप उनको अथॉरिटीज प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, कोई भी ह्यूमन पर्सन या कोई भी मैनेजर या कोई भी एम्प्लॉय है उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी, बट अगर आपने उनको उस वर्क के अकॉर्डिंग या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आपने उनको अथॉरिटीज नहीं दी तो उस कंडीशन में वो एक प्रॉपर टाइम एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा और हो सकता है कि उससे क्या ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस भी हो। तो इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला कि कोई भी मैनेजर या एम्प्लॉयज होते हैं उनको अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उनको क्या करनी चाहिए, अथॉरिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। थर्ड जो अपना पॉइंट प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना। देखो डिसिप्लिन, इस प्रिंसिपल में देखो हेनरी फ्योल ने क्या कहा है, जो थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, देखो हेनरी फ्योल ने कहा है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल या ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए या प्रॉपर वे में कंप्लीट करने के लिए, रन करने के लिए डिसिप्लिन का होना क्या होता है, अभी कंपल्सरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जो डिसिप्लिन है वो क्या होगा, कंपल्सरी होगा। विदाउट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं हो सकती है और ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्टिकुलर गोल को, अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती है।
सो हेनरी फ्योल ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन कंपल्सरी होना चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन नेवर गेट आवर गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकती है और सक्सेसफुली रन नहीं हो सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा भी, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में वर्किंग नहीं कर पाएगी और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव्ड नहीं होगा। सो हेनरी फ्योल ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन कंपल्सरी होना चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन नेवर गेट आवर गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, थर्ड ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। फोर्थ जो अपना प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड देखो क्या हो, हेनरी फ्योल का जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मीन्स क्या होता है भाई, यूनिटी ऑफ कमांड का मीन्स हेनरी फ्योल बता रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एक फिक्स टाइम में एक सबऑर्डिनेट को एक ही या एक इंडिविजुअल सुपीरियर से क्या होने चाहिए, ऑर्डर मिलने चाहिए। मतलब हेनरी फ्योल ने बोला है कि एक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स टाइम में एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से क्या होने चाहिए, ऑर्डर प्रोवाइड होने चाहिए। ठीक है, मोर देन सुपीरियर से ऑर्डर अगर प्रोवाइड होंगे तो सबऑर्डिनेट्स जो है वो अपने वर्क को या किसी भी पर्टिकुलर सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वो अपने जो भी वर्क है या जो भी ऑर्डर है उसको प्रॉपर टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फ्योल ने क्या बोला है कि एक फिक्स टाइम में एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से क्या होने चाहिए, ऑर्डर मिलने चाहिए, ताकि वो उसके ऑर्डर को क्या करे, एक प्रॉपर टाइम में कंप्लीट कर पाए। अगर मोर देन सुपीरियर से ऑर्डर मिलेंगे सबऑर्डिनेट्स को तो वो किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वो अपने वर्क को भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका एक अपन डायग्राम से भी अपन इसको एक समझ सकते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड को देखिएगा आप। यूनिटी ऑफ कमांड का एक डायग्राम अपन देखते हैं। देखो ये तो अपना हो गया राइट अप्रोच। राइट अप्रोच, और ये अपना हो गया रॉन्ग, रॉन्ग अप्रोच। देखो देखो राइट अप्रोच क्या है कि ये एम मीन्स हो गया मैनेजर और एस मीन्स हो गया अपना सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इसका जो यूनिटी ऑफ कमांड का रूल क्या है कि एक फिक्स टाइम में क्या होना चाहिए, एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से या एक ही मैनेजर से क्या होना चाहिए, ऑर्डर प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है,
तो जैसे S1 है, इसको भी एक ही सुपीरियर से एक टाइम में ऑर्डर मिल रहा है, S2 को भी एक सुपीरियर से ऑर्डर मिल रहा है और S3 को भी एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिल रहा है। तो ये तो अपना क्या होगा, राइट अप्रोच होगा। बट जो रॉन्ग की जो पोजीशन है उसमें क्या दे रखा है अभी, इसमें यहाँ पे 2 सुपीरियर्स दे रखे हैं। तो उसमें क्या है, जैसे S1 है तो S1 को M1 से भी क्या मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, मतलब M1 मैनेजर से भी ऑर्डर मिल रहा है और M2 मैनेजर से भी क्या हो रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, और एक फिक्स टाइम में। तो इस कंडीशन में वो किसी के भी ऑर्डर को मतलब कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाएगा। वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि किसके ऑर्डर को पहले कंप्लीट किया जाए और किसके ऑर्डर को बाद में कंप्लीट किया जाए। सो यहाँ पे ये जो अप्रोच मानी जाएगी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। ऐसे S2 को भी M1 ऑर्डर दे रहा है और M2 ऑर्डर दे रहा है, S3 को भी M1 ऑर्डर दे रहा है और M2 ऑर्डर दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, कमांड में क्या नहीं हो रही है, यूनिटी नहीं हो रही है। यूनिटी ऑफ कमांड होना कंपलसरी है, मतलब एक फिक्स टाइम में एक सबऑर्डिनेट को एक ही मैनेजर से क्या होनी चाहिए, ऑर्डर मिलने चाहिए। मोर देन मैनेजर से अगर ऑर्डर प्रोवाइड होंगे, एक से ज्यादा मैनेजर अगर ऑर्डर देंगे एक टाइम पर सबऑर्डिनेट को, तो सबऑर्डिनेट किसी भी मैनेजर के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाएगा, किसी भी मैनेजर के जो ऑर्डर है उसको टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा, एक बेटर मैनेजमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो ये क्या है, इसका एक डायग्राम बताया यूनिटी ऑफ कमांड का। ठीक है, ये अपना हो गया राइट अप्रोच और ये अपनी होगी रॉन्ग अप्रोच। अब जो थर्ड है अपना, सॉरी फिफ्थ है, वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखिए आप, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में क्या दे रखा है अपने को, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस का मींस क्या होता है, इसमें हेनरी फ्यूल जो है उन्होंने बोला है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी वर्क एक्टिविटीज है या जितने भी ओवरऑल वर्क है, उनका एक ही क्या होना चाहिए भी, सुपीरियर होना चाहिए, उनका एक ही मैनेजर होना चाहिए। हेनरी फ्यूल ने क्या बोला है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे अपनी स्कूल है, तो इस स्कूल में जितने भी वर्क है, ठीक है, तो उनका एक ही क्या होना चाहिए भी, मैनेजर या एक ही सुपीरियर होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा क्या होंगे, सुपीरियर होंगे, मोर देन सुपीरियर्स होंगे, मोर देन वन सुपीरियर्स होंगे, तो उस कंडीशन में किसी भी पर्टिकुलर सुपीरियर्स के ऑर्डर को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्यूल ने ये बोला है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनमें जो भी वर्किंग्स है या कोई भी एक्टिविटीज है, उन वर्क्स एंड एक्टिविटीज का ओनली वन सुपीरियर एंड ओनली वन मैनेजर होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा मैनेजर होंगे या मोर देन वन मैनेजर्स होंगे, तो उस कंडीशन में किसी के भी डायरेक्शंस को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और किसी भी पर्टिकुलर मैनेजर्स की डायरेक्ट को प्रॉपरली एक तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉइज होंगे वो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसके ऑर्डर को फॉलो करना है और किसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करना। तो डायरेक्शंस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस का होना भी होता है, कंपल्सरी होता है। तो हेनरी फ्योल ने बताया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उससे रिलेटेड जितने भी वर्क हैं या एक्टिविटीज होती हैं, उनका उनका एक ही क्या होना चाहिए, एक इंडिविजुअल सुपीरियर या मैनेजर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मोर देन वन सुपीरियर्स होंगे या मोर देन वन मैनेजर्स होंगे, तो उस कंडीशन में जो एम्प्लॉइज हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, वो किसी के भी डायरेक्शंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा भी, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए क्या होगा, डेंजर होगा। ठीक है, तो एक बेटर मैनेजमेंट के लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा।
ओके, नेक्स्ट जो अपना प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो अपना है सबऑर्डिनेशन 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 ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट हेनरी फ्योल है। हेनरी फ्योल ने जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इट मींस हेनरी फ्योल ने क्या बोला है कि और कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक तरह से मैनेजर्स को ये थिंकिंग क्या करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं या वर्कर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो क्या करें भी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इट मींस कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करे, सेक्रीफाइस करे, किसके लिए, फॉर ए जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए वो क्या करे, किसका सेक्रीफाइस कर दे भी, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट का क्या करे, सेक्रीफाइस करे। तो वो क्या होता है अभी एक तरह से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट होगा। हेनरी फ्योल ने क्या किया है, ये क्लेरिफाई किया है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ये एक तरह से ये थिंकिंग क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉइज क्या करें भी इन जनरल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, सॉरी इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में जनरल इंटरेस्ट को क्या करे, फर्स्ट प्रायोरिटी दे। मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या करे, सेक्रीफाइस कर दे, किसके लिए, जनरल इंटरेस्ट के लिए। मतलब अगर कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसीजन है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है एंड उस इंडिविजुअल पर्सन के लिए, इंडिविजुअल एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिशियल है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है, और अपने इंटरेस्ट का क्या करना चाहिए, सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। या फिर अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर डिसीजन है जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल एम्प्लॉइज या वर्कर के लिए बेटर है, तो उनको क्या करनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट का क्या कर देना चाहिए, सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर थिंकिंग डेवलप होगी एम्प्लॉइज में, वर्कर्स में, मैनेजर्स में, कि वो जनरल इंटरेस्ट को क्या करें, फर्स्ट प्रायोरिटी दें एंड सेकंड प्रायोरिटी अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दें, या अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को का क्या कर दे, सेक्रीफाइस कर दे, किसके लिए, फॉर ए जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट का क्या करे, सेक्रीफाइस कर दे, ठीक है। तो वो थिंकिंग क्या करनी होगी, डेवलप करनी होगी, तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, सक्सेसफुली रन हो सकती है, ठीक है। तो हेनरी फ्योल क्या बोला है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब जनरल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में जनरल इंटरेस्ट को क्या करनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट का क्या करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए। ये अगर थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप्ड है, ठीक है, एम्प्लॉइज में, वर्कर्स में, मैनेजर्स में, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट जो अपना प्रिंसिपल आता है वो है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज इट मींस क्या है, देखो रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, रेमुनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, इट मींस सैलरी, वेजेस, ठीक है। मतलब एम्प्लॉइज को जो सैलरी मिलती है, वर्कर्स को जो वेजेस प्रोवाइड होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन। तो ये बोल रहा है कि रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मींस क्या होता है,
हेनरी फ्योर बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज हैं या वर्कर्स हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉइज वर्कर्स को क्या होना चाहिए, उनकी वर्किंग एंड उनके एक्सपीरियंस एंड उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, भी रेम्युनरेशन प्रोवाइड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ओवरऑल वर्कर्स या एम्प्लॉइज हैं, उन वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स को उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, भी रेम्युनरेशन प्रोवाइड होना चाहिए, सैलरी वेजेस प्रोवाइड होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉइज को उनके नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड वर्किंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी चाहिए, वर्कर्स को वेजेस देनी चाहिए। अगर आप उनको उनकी एक्सपीरियंस एंड वर्क एंड नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आप उनको रेमुनेशन, सैलरी या वेजेस प्रोवाइड करवा रहे हो, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, एक मतलब फुली पावर से क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। और अगर आपने उनको उनके वर्किंग के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आप उनको रेमुनेशन नहीं दे रहे हो, आप उनको सैलरी या वेजेस प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉइज जो होंगे वो फुली फोकस्ड होकर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में एक अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो हेनरी फ्योर ये बोल रहे हैं कि एम्प्लॉइज को क्या होना चाहिए, उनके वर्किंग एंड उनके नॉलेज एंड उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, रेमुनेशन प्रोवाइड होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हो भी, उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप उनको क्या नहीं कर रहे हो, रेमुनेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, सैलरी नहीं दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, फुली इंटरेस्ट होकर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करेंगे, वो अपने वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो और अगर वो अपने वर्क में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी। सो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि कोई भी जो एम्प्लॉय है या वर्कर है, उसको क्या करना चाहिए, उसके वर्क, उसके एक्सपीरियंस और उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, रेमुनरेशन, सैलरी, वेजेस क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करवाना चाहिए। उससे क्या होगा, वो फुली पावर्ड होकर या फुली फोकस होकर क्या करेगा, अपने वर्क को विद इन टाइम कंप्लीट करेगा, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन भी अपने टारगेट को, अपने गोल को क्या कर पाएगी, अचीव करेगी, ठीक है। तो ये क्या था भी, इसका 7th प्रिंसिपल दे रखा है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो अपना 18 प्रिंसिपल है, ठीक है, इसको अपन फिर विद डायग्राम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।